एक शख्स अगर आज जिंदा होता तो अब तक भारत में स्वदेशी और आयुर्वेद का शायद सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका होता। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बाबा रामदेव से भी बड़ा? तो शायद हाँ, योग गुरु बाबा रामदेव से भी बड़ा। उस शख्स का यह भी दावा था कि देश का 80% टैक्स रेवेन्यू नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के हिस्से में जाता है। उनके भाषणों में हमेशा सरकारें निशाने पर रहती थीं। हम बात कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक, प्रखर वक्ता, स्वदेशी के महान समर्थक और आजादी बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता राजीव दीक्षित की, जिनकी बेबाक बोल ही उनकी पहचान थी। लोग जितने ज्यादा बीमारियों से मर रहे हैं, शायद उससे भी ज्यादा गैर जरूरी और खतरनाक दवाएं खाकर मर रहे हैं। गोरे अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए थे वो 23 थे। काले अंग्रेजों ने जो टैक्स लगा रखे हैं वो 64 है, 64। गोरे अंग्रेज लूट लूट के सारा धन टैक्स के माध्यम से लंदन में जमा कर रहे थे। ये काले अंग्रेज आपसे धन लूट लूट कर स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हैं। नेता हो या ब्यूरोक्रेट्स, वो कभी किसी से न तो डरे और न ही किसी के करीब पहुंचने के लिए सिद्धांतों से समझौता किया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के राजीव दीक्षित कड़े आलोचक थे। वैसे उनको ऐसे लोगों से खासी नफरत थी जो देश हित से पहले निजी हित को रखते थे। राजीव दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के नाहे गांव में हुआ था। फिरोजाबाद से 12वीं करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक और आईआईटी कानपुर से एमटेक किया। उन्होंने कुछ समय भारत के सीएसआईआर और फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। उसी दौरान उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट में भी काम किया। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद राजीव का नाम सुर्खियों में आना शुरू हुआ। उन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किए। हालांकि उनका एक दावा यह भी था कि यूनियन कार्बाइड घटना अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी और इसे भारतीयों पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया। यहां से राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर भाषण देने शुरू किए। इन भाषणों में वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था, टैक्स सिस्टम, मॉडर्न मेडिसिन और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की कड़ी आलोचना किया करते थे। मॉडर्न मेडिसिन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि विदेशी कंपनियों ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मॉडर्न मेडिसिन को बढ़ावा दिया, जिसके कारण लोग और बीमार हो गए। राजीव दीक्षित आयुर्वेद के बड़े हितैषी थे। वो मानते थे कि भारत का मेडिकल सिस्टम आयुर्वेद पर ही आधारित होना चाहिए। भारत में विदेशी कंपनियों के खिलाफ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। उनका मानना था कि विदेशी कंपनियों के आने से हमारा देश खोखला हो जाएगा और फिर हमारे देश में विदेशी ताकतों का राज हो जाएगा। उन्होंने कोक, पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड के खिलाफ मोर्चा खोला, क्योंकि उनका कहना था कि कोल्ड ड्रिंक की आड़ में जहर परोसा जा रहा है। साल 1997 में उनकी मुलाकात इतिहासकार और प्रोफेसर धर्मपाल से हुई, जो यूरोप में प्रोफेसर थे। प्रोफेसर धर्मपाल की लिखी किताबें अमेरिका में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन भारत में उनको ये दर्जा हासिल नहीं। प्रोफेसर धर्मपाल को राजीव दीक्षित अपना गुरु मानते थे। उन्होंने राजीव दीक्षित के कई सवालों का जवाब ढूंढने में मदद की। उन्होंने राजीव दीक्षित को भारत के बारे में वो दस्तावेज उपलब्ध कराए जो इंग्लैंड की लाइब्रेरी हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे थे, जिनमें अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने की पूरी दास्तां लिख रखी थी। राजीव दीक्षित ने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को रीड किया और ये जानकर उनके रोंगटे खड़े हो गए कि भारत के लोगों को भारत के बारे में कितना गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। राजीव दीक्षित से ये सब सहन नहीं हुआ। उन्होंने खुद शहर शहर, गांव गांव घूमकर लोगों को सही इतिहास की जानकारी देना शुरू कर दिया। इसी का एक असर था कि राजीव दीक्षित की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनकी शख्सियत ऐसे देश प्रेमी के तौर पर बन गई जिसके लिए देश हित के ऊपर कुछ नहीं था। साल 1999 में राजीव दीक्षित की मुलाकात योग गुरु बाबा रामदेव से हुई, जिसके 10 साल बाद 2009 में बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार और विदेशी कंपनियों को खत्म करने के लिए भारत स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की, जिसके राष्ट्रीय सचिव थे राजीव दीक्षित। बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित का मिलन कैसे हुआ, इसके बारे में राजीव दीक्षित के समर्थकों का दावा है कि उन्होंने ही बाबा रामदेव को देश की समस्याओं और काले धन के बारे में बताया, जिससे प्रभावित होकर बाबा रामदेव ने भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के दौरान ही राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव ने योजना बनाई कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में वो देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे।
और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। उस दौर में रामदेव आस्था और संस्कार चैनल के माध्यम से योग का प्रचार किया करते थे। राजीव दीक्षित भी इन्हीं चैनलों के जरिए अपने भाषण दिया करते थे। राजीव दीक्षित के ओजस्वी और तार्किक भाषणों में उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। राजीव दीक्षित आयुर्वेद और योग के अच्छे ज्ञाता थे। वो स्वदेशी के हिमायती थे और देश में बनी चीजों को बढ़ावा देने की बात करते थे, यानी मेक इन इंडिया की बात। अपनी सभी सभाओं और कार्यक्रमों में लोगों को एलोपैथी को छोड़ आयुर्वेद को अपनाने की सलाह दिया करते थे। लेकिन फिर मात्र 43 की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। 29 नवंबर 2010 को भिलाई के BSR अपोलो हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। दावा किया जाता है कि जब उनको दिल का दौरा पड़ा तब बाबा रामदेव से उनकी फोन पर बात हुई थी। बाबा रामदेव ने एलोपैथी दवा लेने की सलाह भी दी थी, लेकिन हमेशा आयुर्वेद की वकालत करने वाले राजीव दीक्षित ने एलोपैथी दवा लेने से साफ इनकार कर दिया। उनकी मौत नेचुरल थी या अननेचुरल, यह आज तक एक अनसुलझा सवाल है। राजीव दीक्षित के समर्थक मानते हैं कि वो किसी साजिश का शिकार हो गए थे, तभी तो बिना पोस्टमार्टम कराए उनका पार्थिव शरीर घर भेज दिया गया। राजीव दीक्षित के करीबी लोग बताते हैं कि उनका शरीर नीला पड़ गया था, ठीक वैसे ही जैसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का। लेकिन न तो शास्त्री जी की मौत का राज खुला और न ही राजीव दीक्षित की मौत का। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके और मेल करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि हमें किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी हमें मेल और कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बने रहें लोग कल्लो बात के साथ। जय हिंद।